नमस्कार। आज हम भारत के एक बहुत ही ऐतिहासिक कानून को समझने वाले हैं। एक ऐसा कानून जो हमारी राजनीति की पूरी तस्वीर बदल सकता है। नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ये सिर्फ एक कानून नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा बदलाव लाने का वादा है। तो चलिए गहराई से समझते हैं कि ये कानून आखिर है क्या और इसे असलियत में बदलने का पूरा रोड मैप कैसा दिखता तो आज के इस सफर में हम सबसे पहले जानेंगे कि ये कानून क्या है, फिर देखेंगे कि इसका असली मकसद क्या है और सबसे ज़रूरी बात, इसे लागू करने का पूरा प्लान क्या है। इसके बाद हम इसकी चुनौतियों और फायदों पर भी नज़र डालेंगे और आखिर में कुछ सबसे ज़रूरी बातें फिर से याद करेंगे। है। देखिए, इस पूरे कानून की जो नींव है ना, वो एक ही नंबर पे टिकी है, 33%। इसका सीधा सा मतलब है कि लोकसभा और देश की सभी विधानसभाओं में हर 3 में से एक सीट महिलाओं के लिए रिजर्व होगी। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि भारत की पॉलिसी मेकिंग में एक बहुत बड़े शिफ्ट का संकेत है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके नाम की। इसे नाम दिया गया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका मकसद भारतीय राजनीति के सबसे ऊंचे स्तर पर महिलाओं को बराबरी का हक दिलाना है। तो ये कानून आखिर कहता क्या है? बहुत आसान शब्दों में, ये कानून भारत की लोकसभा यानी संसद का निचला सदन और सभी राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को अनिवार्य बनाता है। मतलब हर 3 में से एक सीट पर सिर्फ और सिर्फ एक महिला प्रतिनिधि ही चुनी जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े और ऐतिहासिक कानून को लाने के पीछे असल मकसद क्या है? सरकार इसके जरिए क्या हासिल करना चाहती है? चलिए इसके मुख्य लक्ष्यों को समझते हैं। देखिए, इस कानून के 3 बिल्कुल साफ लक्ष्य हैं। पहला, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को एक जबरदस्त पुश देना। दूसरा, पॉलिसी बनाने की प्रक्रिया में एक जेंडर बैलेंस लाना, ताकि फैसले सिर्फ एक ही नजरिए से ना लिए जाएं। और तीसरा, जो पंचायत लेवल पर महिला आरक्षण का सफल मॉडल रहा है, उसे अब नेशनल और स्टेट लेवल पर ले जाना। अच्छा, कानून बनाना एक बात है, लेकिन उसे जमीन पर उतारना वो बिल्कुल दूसरी बात है। तो अब हम इस चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर आ गए हैं। इस आरक्षण को हकीकत में बदलने का वो 5 कदमों वाला पूरा प्लान आखिर है क्या? ये प्रोसेस उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। सबसे पहला कदम है जनगणना। जी हां, कानून लागू होने से पहले एक नई जनगणना करानी होगी, ताकि सीटों का बंटवारा सही आबादी के हिसाब से हो। दूसरा कदम है परिसीमन। जनगणना के डेटा के आधार पर चुनाव क्षेत्रों की सीमाएं फिर से तय की जाएंगी और तभी 33% सीटें महिलाओं के लिए मार्क की जाएंगी। तीसरा, और ये बहुत जरूरी कदम है, रोटेशन। मतलब ये कि कोई भी सीट हमेशा के लिए रिजर्व नहीं होगी, बल्कि हर चुनाव में आरक्षित सीटें बदलती रहेंगी। चौथा कदम है राज्यों में विस्तार। ये कानून लोकसभा के साथ साथ सभी राज्यों में एक ही समय पर लागू होगा। और पांचवा कदम आता है राजनीतिक दलों का, जिनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो महिला उम्मीदवारों को आगे बढ़ाएं और उन्हें पूरी तरह से तैयार करें। तो जैसा हमने देखा, ये रास्ता थोड़ा लंबा और पेचीदा है। तो चलिए अब अपना ध्यान भविष्य की ओर मोड़ते हैं और समझते हैं कि इस कानून की राह में क्या-क्या चुनौतियां हैं और अगर ये सफल हो गया तो इसके फायदे कितने बड़े हो सकते हैं। अगर हम चुनौतियों की बात करें तो सबसे बड़ी चिंता परिसीमन की प्रक्रिया में होने वाली देरी की है। कुछ राजनीतिक दलों के बीच असहमति भी एक बड़ी बाधा बन सकती है। और हाँ, एक बड़ी मांग ये भी है कि ओबीसी, एससी, एसटी महिलाओं के लिए इस 33% कोटे के अंदर भी एक सब कोटा हो, ताकि आरक्षण का फायदा समाज के हर तबके की महिलाओं तक पहुंचे। वहीं दूसरी तरफ इसके संभावित फायदे जबरदस्त हैं। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की संख्याओं में भारी बढ़ोतरी होगी। शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सुरक्षा जैसे जरूरी मुद्दों पर बेहतर कानून बनने की पूरी उम्मीद है। और दुनिया भर में भारत की लोकतांत्रिक छवि और भी मजबूत होगी। चलिए अब फटाफट इस कानून के उन सबसे जरूरी तथ्यों पर एक नजर डाल लेते हैं, जो खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए बहुत काम के हैं। तो जो मुख्य बातें याद रखनी है वो ये हैं। आरक्षण का प्रतिशत कितना है? 33%। इसे लागू करने की शर्त क्या है? जनगणना और उसके बाद परिसीमन। ये कहां-कहां लागू होगा? लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं में। और कानून का आधिकारिक नाम क्या है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ये 4 बिंदु इस पूरे कानून का निचोड़ हैं। आखिर में हम ये कह सकते हैं कि ये अधिनियम भारतीय राजनीति के सबसे ऊंचे स्तर पर जेंडर बैलेंस लाने की दिशा में एक बुनियादी और बहुत ही ऐतिहासिक कदम है।
ये सिर्फ आरक्षण नहीं है, बल्कि एक ज्यादा समावेशी और बेहतर लोकतंत्र की नींव रखने जैसा है। लेकिन इस पूरी बातचीत को हम एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। कानून तो बन चुका है, पर जनगणना और परिसीमन की लंबी प्रक्रिया को देखते हुए इसे जमीनी हकीकत बनने में आखिर कितना समय लगेगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले कई सालों तक भारतीय राजनीति की दिशा तय करेगा।